और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुआ है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। बता दें आपको कि एनडीए 42 सीटों पर आगे, जबकि इंडिया गठबंधन 34 सीटों पर आगे है। झारखंड में बीजेपी बनाम जेएमएम, झारखंड में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। तो झारखंड में रुझान फिलहाल आ रहे हैं। बता दें आपको कि 34 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बताई जा रहा है कि एनडीए 42 सीटों पर आगे है, जबकि जादुई आंकड़ा 41 सीटों का है। 41 सीटें चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए और एनडीए 42 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन महज 34 सीटों पर आगे है। जामताड़ा से सीता सोरेन आगे चल रही हैं और इस वक्त आपको बता दें जो खबर आ रही है, बरहेट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, यानी कि बढ़त बनाए हुए हैं। बता दें आपको कि बरहेट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, जबकि बाबूलाल मरांडी जो कि धनवार सीट से हैं, उन पर भी सभी की निगाहें हैं, क्योंकि उनका मुकाबला सीधा निजामुद्दीन अंसारी से है। जामताड़ा से सीता सोरेन आगे चल रही हैं, बीजेपी की कैंडिडेट हैं और इरफान अंसारी को पछाड़ते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गांडे से कल्पना सोरेन, जिस पर सभी की निगाहें हैं कि गांडे में आखिर क्या नतीजे रहते हैं। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, झारखंड में रुझान, हेमंत सोरेन जेएमएम बरहेट से आगे हैं, सीता सोरेन बीजेपी की कैंडिडेट हैं जो कि जामताड़ा से आगे हैं, बाबूलाल मरांडी बीजेपी के कैंडिडेट है, धनवार से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि धनंजय सोरेन जेएमएम के प्रत्याशी हैं, बोरियो से आगे चल रहे हैं। बता दें कि परितोष सोरेन बीजेपी के कैंडिडेट है, शिकारीपाड़ा से आगे हैं और निर्मल महतो आजसू के कैंडिडेट हैं, मांडू से आगे चल रहे हैं। सरयू राय जो कि जेडीयू जमशेदपुर पश्चिमी से आगे चल रहे हैं और जबकि सुदेश महतो जो है वो आजसू के कैंडिडेट हैं, सिल्ली से आगे चल रहे हैं। बता दें आपको कि फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं और सीधे जो हैं गमालियन हेब्रम को टक्कर दे रहे हैं और काफी पीछे पछाड़ते हुए धनवार से बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं, निजामुद्दीन अंसारी पीछे हैं, जबकि सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, जामताड़ा से आगे चल रही हैं, इरफान अंसारी पीछे हैं। बता दें आपको कि सिल्ली से सुदेश महतो आगे हैं, जबकि अमित महतो जो कि जेएमएम के प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं। सुदेश महतो जो हैं आजसू के प्रत्याशी हैं और सिल्ली से आगे चल रहे हैं। सरायकेला से चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। बता दें कि रांची से सीपी सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं और महुआ मांझी के साथ इनकी टक्कर है, जेएमएम के प्रत्याशी है महुआ मांझी। पोटका से मीरा मुंडा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं और संदीप सरकार जेएमएम के प्रत्याशी हैं। सिल्ली से सुदेश महतो आगे चल रहे हैं, जबकि सरयू राय जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जमशेदपुर से आगे चल रहे हैं। सरयू राय जमशेदपुर से आगे चल रहे हैं, जमशेदपुर पश्चिम से, और पछाड़ रहे हैं ये बन्ना गुप्ता को, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बन्ना गुप्ता। और इस बीच महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर रुझान लगातार जारी हो रहे हैं। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में एनडीए की बढ़त बढ़ती हुई और महायुति 136 सीटों पर आगे, जबकि इंडिया गठबंधन 82 सीटों पर आगे। तो नागपुर दक्षिण पश्चिम से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र फडणवीस आगे हैं, नंदुरबार से बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार गावित आगे हैं, धुले शहर से बीजेपी प्रत्याशी अनूप अग्रवाल आगे हैं, रावेर से कांग्रेस प्रत्याशी धनंजय शिशिर आगे हैं। बता दें आपको कि जलगांव ग्रामीण से शिवसेना के शिंदे गुट के प्रत्याशी गुलाबराव पाटिल आगे चल रहे हैं। अमरावती से एनसीपी अजित पवार गुट के प्रत्याशी हैं सुलभा खोड़के, वो आगे चल रही हैं। तो ये जो है वीवीआईपी सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
कहां से कौन आगे चल रहा है, ये पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज फैसले का दिन है और ऐसे में रुझान जो है वो सुबह से ही आना शुरू होगा। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस बार का नतीजा रहने वाला है, क्योंकि नेताओं की दिल की धड़कन तो बढ़ रही है। साथ ही साथ अब इसके साथ ये भी तय हो जाएगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में सत्ता किसकी है, जनता का फैसला क्या है। महाराष्ट्र में तो दरअसल सत्ता के साथ साथ पार्टियों की किस्मत भी दांव पे है कि आखिर असली पार्टी और नकली पार्टी के बीच का अंतर जनता आज पाठ देगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे झारखंड और महाराष्ट्र की, सीधे अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ बोकारो से हमारे संवाददाता नीरज सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत सोनी महाराष्ट्र की जानकारी देंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं सरबजीत सोनी का। सरबजीत, क्या अपडेट है आपके पास? अभी फिलहाल कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, क्या अपडेट है? जिस तरह से अभी 2 से 3 राउंडिंग की जो है काउंटिंग वो हो चुकी है, जिसमें महाविकास आघाड़ी को कहीं ना कहीं कम सीटें मिल रही हैं और महायुति को ज्यादा सीटें मिलकर नजर आ रही हैं। बीजेपी 50 से भी अधिक बताया जा रहा है। जिस तरह से काउंटिंग की जो प्रक्रिया शुरू है, वही उम्मीद लगाया जा रहा है कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी तो जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं अपना नहीं दिख रहा है, लेकिन काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो अभी प्रोसेस में है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठा गया है कि कहीं जो बहुमत तक जो सीट है वो महाविकास आघाड़ी लाएगी। लेकिन कई ऐसी जो जगह है जैसे नागपुर है और अनुसंधान नगर, जो अजित पवार की जो पार्टी के जो नवाब मलिक है उनके बेटी, कहीं ना कहीं वो उस पर 800 सीटों से 800 वोटों से पीछे चल रही है। तो काउंटिंग की जो प्रक्रिया शुरू है, कहीं पर आगे पीछे जो है काउंटिंग किया जा रहा है, लेकिन टक्कर वो है कांटे की है महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में। तो देखना है कि बहुमत किसे मिलता है। पूरी तरह से जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया वो शुरू है, सबकी निगाहें वोटिंग जो पोलिंग बूथ पर लगी हुई है कि पोलिंग बूथ पे जिस तरह से जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया शुरू की अभी फिलहाल अभी 3 से 4 राउंडिंग की जो काउंटिंग है, कई जगह पे 5 राउंडिंग जो काउंटिंग है वो पूरी तरह से किया गया है। तो जैसे जैसे काउंटिंग जो है आंकड़े बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो उम्मीद है उनकी वो कहीं ना कहीं उस पर क्लियरिफाई हो पाएगा। ठीक है, सीधा रुख कर लेते हैं अब नीरज का। नीरज, क्या कुछ ताजा अपडेट है झारखंड से रिलेटेड? बिल्कुल नहीं, मैं झारखंड की अगर रिजल्ट की बात करूं, मतगणना की बात करूं, तो आज जो है जो अलग सुबह से ही जो है मतगणना प्रारंभ हो गया है झारखंड में भी। और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पे जो है मतगणना चालू है। और अगर हम कह ले अगर रुझानों की अगर हम बात करें तो रुझान में अभी जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे जो है, अगर हम इंडिया गठबंधन कहें या एनडीए गठबंधन कहें, ये दोनों को जो है सीधे तौर पर जो है सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे जो है दोनों पार्टी जो है वो कह ले, या तो इंडिया कह ले या तो एनडीए गठबंधन कर ले, दोनों की जो है साथ की लड़ाई है, तो उसमें भी आगे पीछे है। हालांकि पहला राउंड मतलब पोस्टल बैलेट का राउंड पहले खत्म हुआ, उसके बाद जो है पहले राउंड का जो है रुझान आने लगा है। और रुझान में जो है साफ तौर पे जो है रिजल्ट आ रहा है, उसमें कहीं पे एनडीए तो कहीं पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो है आगे दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह लें झारखंड का सिनेरियो, तो जो एग्जिट पोल के नतीजे थे उसमें साफ तौर पे जो है एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही थी, उसी तरीके के नतीजे जो है आज देखने को मिल रहे हैं। जब रुझान आने शुरू हुए हैं तो उसी तरीके के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। नेहा, क्योंकि हम आपको बता दें कि बोकारो में 4 विधानसभा सीटें हैं, तो 4 विधानसभा सीटों में भी जो है हम अगर कह ले तो कुछ में एनडीए और कुछ में इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो साफ तौर पे आगे दिख रहे हैं पहले राउंड की गिनती के बाद। नेहा, बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे जो ये कहा जा रहा था कि एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल होगा या नहीं होगा, इस पर एक बड़ा संशय था, लेकिन ऐसे ही अब कहीं ना कहीं रुझान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा जा सकता है नीरज, अभी तक कितने देर बाद जो एक आधा सीट पे क्या हो सकता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए? देखिए ना, अगर हम बात करें तो अभी पहले राउंड की गिनती जो है वो अभी संपन्न हुई है, पहले राउंड की गिनती खत्म हुई है। और पहले राउंड की गिनती के बाद अगर हम नतीजों की बात करें तो लगभग अगर हम कहें तो 11 से 11:30 12 बजे के बाद जो है ना वो सारा सिनेरियो दिखने लगेगा कि कौन सत्ता पे काबिज होगा, किसकी सरकार जो है झारखंड में बनेगी। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो अभी पहले राउंड के नतीजे में अभी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जैसे अब अगर हम बात करें तो ईवीएम जब खुलता है तो
आपको हम कह ले तो वो क्षेत्र वाइज खुलता है, तो कहीं किसी प्रत्याशी का जो क्षेत्र होता है तो वहां पे उन्हें ज्यादा वोट मिल जाते हैं। तो इसी तरीके के नतीजे अभी दिख रहे हैं। लेकिन जब तक जो 2, 4, 5 राउंड की गिनती जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक कुछ भी रुझान के बारे में कहना जो है नेहा, वो अभी मतलब अगर हम कह ले तो बहुत जल्दी होगी, क्योंकि जब तक रुझान आएंगे तो वो हमको लगता है कि 11:30, 12 बजे तक पक्का रुझान जो है दिखने का लगेगा। लेकिन शुरुआती रुझान की अगर हम झारखंड के संदर्भ में बात करें, वो मुद्दे कौन कौन से थे जिसके ऊपर इस बार चुनाव लड़ा गया, या फिर जो मुद्दे जनता के हृदय में घर कर गए, जिन मुद्दों के आधार पर जनता घरों से बाहर निकली और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, ऐसे कौन से मुद्दे थे? देखिए नेहा, अगर हम सबसे बात करें झारखंड में, तो झारखंड में सबसे जितने भी स्टार प्रचारक आए, अगर हम कह लें प्रधानमंत्री तक यहाँ पहुंचे झारखंड में, अमित शाह भी पहुंचे, रक्षा मंत्री पहुंचे, सारे लोग यहाँ पहुंचे। सारे लोगों ने मन से एक ही बात पे, एक ही चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया, वो था जो जिस तरीके से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही थी, सबने उसी पे जोर दिया कि अगर झारखंड को बचाना है तो एनडीए की सरकार लाना है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है झारखंड की, जिस तरीके से आदिवासियों के अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में जिस तरीके से गिरावट हो रही थी, उसको देखते हुए जो है लगातार जो है सारे मंच पे जो है जितने भी भाजपा के नेता स्टार प्रचारक आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि डेमोग्राफी जो है, जिस तरीके से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो डेमोग्राफी जिस तरीके से गिर रही थी, उसको लेकर साफ तौर पे यहाँ पे प्रहार किया गया था। और अगर हम कह ले तो अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए साफ तौर पे जो है इन्हीं मुद्दों पर बात कर रही थी। और साथ ही साथ अगर हम कह ले तो महिलाओं की विकास की बात कर रही थी, क्षेत्र के विकास की बात कर रही थी, जिस तरीके से झारखंड में भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो स्वयं एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे। तो ये सारी मुद्दों को लेकर जो है अगर हम बात करें तो भाजपा के जितने भी स्टार प्रचारक आए थे वो इन सारे मुद्दों पे बात कर रहे थे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पे कह रहा था कि हम लोगों ने जिस तरह से झारखंड का विकास किया, हम लोगों ने मैया बहनों को जो सम्मान दिया है, उसको लेकर वो साफ तौर पे चुनाव में ये लोग थे। और यही मुद्दे थे झारखंड में कि विकास और भ्रष्टाचार, और साथ साथ में बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा जो था वो साफ तौर पे झलक रहा था पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। जी नेहा, बिल्कुल सरबजीत, देखिए मुद्दे झारखंड में तो बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन हमने महाराष्ट्र के संदर्भ में भी देखा, मराठा आरक्षण का मुद्दा एक काफी ज्यादा उछाला गया। इसके अलावा पवार बनाम पवार का मुद्दा जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। असली शिव सैनिक कौन है, ये भी एक अहम मुद्दा था। किसान कानून व्यवस्था, जाति जनगणना, निवेश, रोजगार, ये अहम मसले थे। क्या इन्हीं पे वोटिंग हुई है, या बात कटेंगे बटेंगे, तमाम ऐसे बयानों की जिसका जिक्र पूरे महाराष्ट्र और झारखंड की सियासत में होता रहा? सरबजीत, जिस तरह से सबसे बड़ा मुद्दा मराठवाड़ा का, जो मराठा आरक्षण को लेकर तमाम, जिस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर भी काफी रैलियां हुई थी, काफी उम्मीदें हुई थी, लेकिन जिस तरह से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अड़ा हुआ है, वही मराठा आरक्षण का ही बड़ा मुद्दा बनाया गया था महाराष्ट्र में। और जिसमें मराठा आरक्षण की बात कही गई है कि अगर उनकी सरकार आती है तो मराठा आरक्षण के बारे में जिस तरह से पूरी तरह से जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, किसान कर्ज माफी को लेकर, और जिस तरह से जो लाडली बहन योजना जो चालू किया गया था, इस पे भी कहीं ना कहीं जिस तरह से लाभ मिलता नजर आएगा। जिस तरह से लाडली बहन योजना का जो प्रोसेस किया गया था, उसपे कहीं गांव तक इसकी योजना को पहुंचाना और पूरी तरह से जो दावे किए गए थे, और विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा था कि अगर ये उनकी सरकार वापस नहीं आती है तो ये योजनाएं कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगी। तो इस पे भी पूरा योजनाएं को जो है क्लियरफाई किया गया। किसानों का जो कर्ज माफी है, कम कर्जों पे जो क्या बिजली बिल जो है किसानों का वो माफ किया जाएगा। रोजगार की बात कही गई है। कई ऐसे जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने कहा है कि 100 दिन में 1000 रोजगार दिया जाएगा। तो रोजगार का बड़ा मुद्दा बनाया गया था। मराठवाड़ा में जो किसानों का मुद्दा है, कर्ज माफी है, बिजली को लेकर भी है, सड़क योजनाएं हैं, उनको सरकारी योजनाओं तक पहुंचाना, महिलाओं को मुफ्त जो है वहाँ पे ये बसों में ट्रैवल, एसटी बसों में ट्रैवल करने के लिए बात कही गई है। तो कई ऐसे मुद्दे बनाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मराठा आरक्षण और आरक्षण को लेकर और नौकरी को लेकर भी कई ऐसी योजनाएं जो बताई गई हैं जिसपे लेकर ही चुनाव किया गया है। मराठवाड़ा में जिस तरह से बताया जा रहा था कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर काफी चर्चे में रहा है, तो मराठा उन्हें ही चुनेंगे जो उनके आरक्षण पर जो है उनका जो आरक्षण लाने का जो काम करेगा। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर मराठा आरक्षण का मसला एक बड़ा मसला रहा। जातिगत आधार पर जनगणना की भी बात की गई, कानून व्यवस्था की भी बात की कि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। क्या उन तमाम मसलों को विपक्ष उठाने में कामयाब रहा, ये कहा जा सकता है, या उस तरह से माहौल महाराष्ट्र के संदर्भ में बनाया गया?
जिस तरह से जो पहले जो 2.5 साल के कार्यकाल में जो कार्य किया गए हैं, वही विपक्ष उन पे तंज कसने का भी काम किया गया है, क्योंकि महिलाओं पे कई ऐसे जो छात्रों पे भी अत्याचार हुआ है, जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, इसको लेकर भी जो मसले बनाए गए थे। हालांकि उनका कहना था कि जब ऐसे जो हमारी सरकार आती है, महा विकास आघाड़ी की, तो जो महिला सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं पे ज्यादा जो योजनाएं, जिस तरह से उनके रोजगार पे भी ध्यान दिया जाने की बात की गई है। वहीं 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात की गई थी। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। 2.5 साल के कार्यकाल में जो कार्य नहीं किए गए हैं, वापस अगर सत्ता में सरकार व महायुति की सरकार आती है तो 2.5 साल में कई ऐसी योजनाएं, नई योजनाएं लाई जाएंगी। डेवलपमेंट को लेकर बात की गई है, मेट्रो है, मुंबई के डेवलपमेंट के लिए जो ब्रिज बनाए गए हैं, जिसका उद्घाटन पीएम का तो किया गया था। कई रोजगार को लेकर भी बात किए गए हैं। तो कई ऐसे नई नई योजनाएं जो मैनिफेस्टो में मतलब बताया गया है। तो देखना है कि क्या जब उनकी सरकार आती है, क्या योजनाएं पूरी तरह से कार्य करते हैं या सिर्फ जनता को लुभाने के लिए या चुनावी मुद्दे बनाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। तो हालांकि जनता ने वोट किया है, आज इसकी काउंटिंग जो है शुरू हो चुकी है। काउंटिंग की जो प्रक्रिया बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं 61 सीटों पे आगे चल रही है, ऐसे काउंटिंग बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं महायुति को जो काउंटिंग में कहीं ना कहीं अच्छे उम्मीद जो है जनता के बीच में, जनता उन्हें कहीं ना कहीं चुनने का काम करेगी। हालांकि इसका जो प्रक्रिया है पूरी तरह से 12-1 बजे के बीच में जो पूरी प्रोसेस है वो क्लियर हो पाएगा कि सरकार किसकी बन रही है महाराष्ट्र में। बिल्कुल, ये तो तस्वीरें साफ होगी 12 बजे के आसपास ही कि आखिर सरकार किसकी बन रही है, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी का कब्जा हुआ, या कौन से प्रत्याशियों की जीत हुई है, या कौन से प्रत्याशी जो है वो ज्यादा मार्जिन से आगे चल रहे हैं। लेकिन नीरज, एक अहम सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए झारखंड की सियासत में भी काफी उठापटक की स्थिति देखी। हेमंत सोरेन पे कई आरोप लगे, उनको जेल तक जाना पड़ा, उन्होंने मुख्यमंत्री पद अपना छोड़ा, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, फिर चंपई सोरेन को हटाया भी गया, उनकी बगावत, और बाकी पूरे साल या 5 साल हम देखते रहे, सुनते रहे कि कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, सरकार टूट जाएगी, बन जाएगी, बीजेपी बना लेगी। तमाम तरह की उठापटक के बीच अब सियासत चलती रही, और अब हालात ये है कि एक बार फिर से चुनाव जब हो रहे हैं विधानसभा के, तो अब नतीजों के दिन हम ये चर्चा कर रहे हैं कि देखिए 5 साल उस वक्त क्या हुआ था। तो क्या झारखंड की जनता ने भी ये देखा, और जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या प्रभाव, देखिए आप लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्या उनके ऊपर बीता उस वक्त जब इस तरह के पूरे 5 साल घटनाक्रम चलते रहे? क्योंकि जनता चाहती है कि जब कोई भी सरकार बने तो हमारी भलाई के लिए कार्य करे, लेकिन क्या ऐसा हो पाया, क्या मुमकिन हो पाया वो? देखिए, बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा कि जिस तरीके से पूरी, अगर हम बात करें पूरे 5 साल की बात करें तो पूरा झारखंड में जो है उथल पुथल का माहौल रहा। हम कह ले तो मुख्यमंत्री भी जेल गए, उनके कैबिनेट में मंत्री जो थे आलमगीर आलम, वो भी जेल गए भ्रष्टाचार के मुद्दे में। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है पूरा 5 साल जो रहा, पूरा उथल पुथल रहा। जैसे ही सरकार आई हेमंत सोरेन की, वैसे ही कोरोना का टाइम आ गया, तो कोरोना को भी झेला लोगों ने। साथ ही साथ हर बार जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे लगते रहे सरकार पे, कभी कोई मंत्री तो कभी कोई विधायक, इस तरीके की बातें होते रही। आपने एक बार ये भी, नीरज रोक रहे हैं आपको, इस वक्त बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद में क्योंकि उपचुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी फिलहाल जो है वो आगे चल रहे हैं। बता दें आपको, रुझानों में बीजेपी 6 सीटों पर आगे हैं। उपचुनाव 9 सीटों पर हुए, जिसमें से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे, जबकि सपा 3 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक यहाँ पर कहा जा सकता है कि सीसामऊ से सपा यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं, जबकि ये बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सभी की निगाहें इस पर भी टिकी हुई है, क्योंकि ये जो चुनाव है वो तय करेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है। हालांकि इसके अलावा अगर हम देखें 2022 में चुनाव हुए, 2027 में चुनाव होंगे, तो तब तक जनता के मूड में परिवर्तन आता रहता है अलग अलग मुद्दों को लेकर। लेकिन सेमीफाइनल तो ये नहीं कहा जा सकता 2027 का, लेकिन जनता का मूड क्या है ये तो कहीं ना कहीं से कुछ हद तक साफ हो जाएगा कि आखिर जनता क्या चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है। बता दें आपको कि कटहरी में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की थी, जबकि अब ये किसके झोली में जाएगी ये सीट, इस पर सभी की निगाहें हैं। करहल ये खास तौर पे गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। मीरापुर की बात करें, आरएलडी के कब्जे में सीट थी, अब कहाँ जाएगी? मझवा निषाद पार्टी के कब्जे में थी, ये कहाँ जाएगी? सीसामऊ समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी, अब इसका क्या हालात होंगे यहाँ पर, इस पर सभी की निगाहें। देखिए फूलपुर, खैर,
कुंदर की, गाजियाबाद, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर चुनाव हुआ और उसके बाद अब नतीजों का इंतजार जब किया जा रहा है तो रुझान अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं। यही रुझान जो है नतीजों में तब्दील होंगे, हालांकि कुछ फेरबदल हो सकता है। राजीव मिश्रा गाजियाबाद से सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। राजीव, जानना चाहेंगे गाजियाबाद में अभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए नेहा, जिस तरह से गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मतलब इस समय की हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी और विपक्ष के जो नेता है अखिलेश यादव, दोनों ने गाजियाबाद से आगाज किया था। तो अगर हम देखें, चूंकि अब जो ईवीएम है वो खुलना शुरू हो गई है और जो मतदान जो लोगों ने किया था उनके रुझान सामने आने शुरू हो गए। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद में जो सदर की जो सीट है वो बीजेपी में मानी जाती है, लेकिन उनको करारी टक्कर जो है समाजवादी पार्टी के जो जयसिंह जाटव हैं उन्होंने दे रखी है। हालांकि अभी तक बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संजीव शर्मा वो आगे चल रहे हैं, लेकिन अगर कब तक आगे रहेंगे, क्या इनका वो रहेगा, ये समय में अदला बदली बनी रहेगी। लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे नेहा कि गाजियाबाद की जो सीट है वो एकदम बीजेपी में मानी जाती है। पहले से भी बीजेपी के जो प्रत्याशी रहे वो उस पर विजय हासिल करते रहे, तो यही माना जा रहा है कि गाजियाबाद की जो सदर सीट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रत्याशी है संजीव शर्मा उनके फेवर में देखी जा सकती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है गाजियाबाद सदर सीट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजीव, जानना चाहेंगे आपसे कि फिलहाल जो कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और नतीजा कब तक साफ हो जाएगा, तस्वीरें कब तक साफ हो जाएगी और कितने वोट से आगे चल रहे हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी ईवीएम खुलना शुरू हुई है तो अभी दूसरा तीसरा राउंड का जो काउंटिंग है वो बताई जा रही है। हालांकि जो मीडिया है, मीडिया को थोड़ा सा दूर रखा गया है इस बार, और जो मीडिया सेल जो बनाई गई वहां पर प्रशासन के द्वारा चीजें बताई जा रही है कि इतने वोटों से आगे चले। तो अगर उनकी बात माने तो अभी केवल यही बताया गया है कि संजीव शर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे लीड लिए हुए हैं, आगे बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अभी जो जिस तरह से घंटों के हिसाब से मतदान को मैं समझता हूँ कि लगभग 11 से 12 बजे के आसपास की जो बीच का जो मामला रहेगा वहां तक इनका पिक्चर साफ हो जाएगी और तभी कुछ कहना उचित होगा। अभी केवल इतना ही कहना ठीक होगा कि संजीव शर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, क्योंकि जो प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि संजीव शर्मा इस समय आगे चल रहे हैं और नंबर 2 पर गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं राजसिंह जाटव वो लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, अपनी नजर बनाए रखें, हम फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, हालांकि अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हैं और पूरी तरह से तस्वीरें साफ नहीं है कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है क्योंकि देखिए गाजियाबाद सदर सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कही जाती है और ऐसे में फिलहाल बीजेपी के कैंडिडेट ही यहां से आगे चल रहे हैं। और सरबजीत और नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी तक जानना चाहेंगे यहाँ पर हम सरबजीत आपसे कि किसी सीट पर कौन आगे चल रहा है, कुछ अभी तक क्लियर हो पाया है कि कहाँ पे, जो कि वीआईपी सीटों की अगर हम बात करें, एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें, अजित पवार की अगर हम बात करें, देवेंद्र फडणवीस की, ये जो वीआईपी सीटें हैं यहाँ पर क्या मार्जिन चल रहा है, कितने वोटों से कौन आगे चल रहा है, कुछ जानकारी अभी तक निकल के सामने आ पाई है? जी, वर्ली विधानसभा से आदित्य ठाकरे 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि उनके टक्कर में एमएनएस हैं और मिलिंद देवरा भी हैं। तो हालांकि जिस तरह से 4000 वोटों से जो उनकी जो है आगे चल रहे हैं, वही जो देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ से वो भी जो है 4000 अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। तो पूरी तरह से जो वोटिंग की जो प्रक्रिया वो काउंटिंग शुरू है, लेकिन कहने का सीट जिस तरह से काउंटिंग दिख रही है आगे चल रहे हैं। तो हालांकि इसमें देखना है कि अभी जो आदित्य ठाकरे की क्या स्थिति है फिलहाल? आदित्य ठाकरे, नाना पटोले, अमित ठाकरे, नवाब मलिक, जिशान सिद्दीकी, इनके बारे में जानकारी कुछ? जिस तरह से हालांकि आदित्य ठाकरे 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं वर्ली से। हालांकि और भी जो काउंटिंग है वो प्रक्रिया शुरू है, अभी इसका अपडेट लेकर जानकारी देंगे। जिस तरह से सना मलिक है वो 800 वोटों से पीछे चल रही थी, अभी फिलहाल काउंटिंग। ठीक है सरबजीत, रोक लूं मैं आपको यहाँ, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करें। फूलपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बता दें आपको कि फूलपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट फिलहाल आगे चल रहे हैं। शिव पूजन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं।
शिव पूजन, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी, यहाँ पर सेकेंड राउंड की मतगणना हो चुकी है। थर्ड राउंड की मतगणना का परिणाम भी आने वाला है। सेकेंड राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी से। अगर हम आंकड़े की बात करें तो प्रथम राउंड में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे थे, जिन्हें 2479 वोट मिले थे। वहीं दीपक पटेल को प्रथम चरण में 2137 वोट मिले थे। लेकिन सेकेंड राउंड में दीपक पटेल मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 100 वोटों से पीछे करके आगे जा रहे हैं। सेकेंड राउंड में दीपक पटेल को अभी तक 4699 मत मिले हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मुर्तजा सिद्दीकी को 4595 मत प्राप्त हुए हैं। जी है, बहुत शुक्रिया आपका शिव पूजन, आपने अपडेट हम तक पहुंचाया। आप बने रहिए इस खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के दीपक पटेल आगे चल रहे हैं। बता दें आपको कि सपा के मुस्तफा सिद्दीकी को पीछे छोड़ दिया है और बीजेपी के दीपक पटेल 4699 मतों से आगे चल रहे हैं, जबकि सपा के मुस्तफा सिद्दीकी को 4595 मत अभी तक मिले हैं। यानी अभी ये रुझान हो रहे हैं, यानी कि दूसरे राउंड की गिनती हुई है और 104 वोटों से महज जो बीजेपी के फूलपुर से प्रत्याशी हैं दीपक, वो आगे चल रहे हैं। और ये अंतर बहुत कम है, देखिए अभी, क्योंकि हम बता रहे हैं कि लगातार ये रुझान हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जैसे ही नतीजों में ये कन्वर्ट होंगे तो पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सरबजीत हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका। नीरज भी हमारे साथ जुड़े थे। नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।